I welcome you back in my channel Giza Education. I am Sandeep Sharma in front of you, and it's been a long time since I made a video. Actually, I was engaged somewhere. कुछ जगह पे मैं लगा हुआ था, इस वजह से मुझे समय नहीं मिला वीडियो बनाने के लिए. तो अगेन गाइस, बैक टू द टॉपिक. आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक की. दैट इज़ अबाउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. सो व्हाट वी आर अबाउट टू डिस्कस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. मैं लिख देता हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को मैंने EPE लिख दिया है. ठीक है, एक ही चीज़ है आपके समझने के लिए. अब सवाल ये है कि देखिए, पोटेंशियल जो होता है वो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ फील्ड होता है. यानी कि जहाँ पर फील्ड है या जिसके आसपास कहीं पे फील्ड है तो पोटेंशियल वहाँ होगा. ठीक है, क्यों होगा उसकी चर्चा बाद में करेंगे हम लोग. ठीक है, सॉरी मैंने इसको पोटेंशियल लिख दिया, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फील्ड. ठीक है, और इसी प्रकार से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए केवल फील्ड का होना ज़रूरी नहीं है, वहाँ चार्ज सिस्टम का होना ज़रूरी है. यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी वहाँ होनी चाहिए और चार्ज भी होना चाहिए, तब हम सही से डिफाइन कर पाएंगे अबाउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. सो एनीवे गाइस, इट्स इम्पॉर्टेंट दैट we should know something about electric potential energy first. So why am I choosing electric potential energy first? क्या ज़रूरत है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पहले चूज़ की जाए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अपेक्षा. देखिए, कुछ लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पहले पढ़ाते हैं, कुछ लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. बट मैं आपको एक अच्छा शुरुआत देना चाहता हूं ताकि आप चीज़ों को अच्छे से समझ सकें. जनरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कभी कभी बहुत कन्फ्यूजिंग हो जाते हैं. लोग करते हैं, पढ़ भी लेते हैं, फॉर्मूलाज भी उनको याद हो जाते हैं, शायद सवाल भी करने लगते होंगे, बट फिर भी उसके कंसेप्ट को वो सही समझ नहीं पाते. ठीक है, जो समझ जाते हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया. लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो नहीं भी समझ पाते हैं. सो मेरे लेक्चर्स पे आप पूरा ध्यान देंगे, कंसंट्रेट ऑन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, व्हाट द एसेंस आई एम ट्राइंग टू गिव आउट ऑफ दिस टॉपिक. उस पर आप कंसंट्रेट कीजिए और आपको ज़रूर ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी और आपकी समझ बढ़ेगी इसमें. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. देखिए, एक बहुत सिंपल सा फंडा है. यहाँ पे मैं वर्क एनर्जी के प्रिंसिपल नहीं समझाने जा रहा हूँ आपको, लेकिन कुछ चीज़ें मैं ज़रूर बताऊँगा ताकि आप रिलेट कर पाएँ. वर्क एनर्जी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप पहले उसे अच्छे से क्लियर करें क्योंकि उसका इस्तेमाल लगभग पूरे फिज़िक्स में कहीं ना कहीं होता ही रहता है. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम and conservation of energy principle. This is very common. It is common to quantum mechanics as well, है ना. जहाँ पर नॉर्मल न्यूटोनियन मैकेनिक्स नहीं चलती वहाँ भी ये चलती है, इसलिए ज़रूरी है इसे. तो एनीवे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को समझने के लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं दो चार्ज बनाता हूँ यहाँ पे. एक ये Q1 चार्ज है और इसी प्रकार से एक चार्ज Q2 है. ठीक है, Q1 और Q2 दो चार्ज है. ऑब्वियस सी बात है, Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और Q2 की भी इलेक्ट्रिक, अगर कोई चार्ज है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है. अगर हम स्ट्रेट लाइंस बना के दिखाना चाहें तो ये इस प्रकार से इसकी फील्ड लाइंस जनरेट हो रही होंगी, है ना. इसी प्रकार से बगल वाले की भी जनरेट हो रही होगी, जिसकी वजह से एक सिस्टम कंबाइन होकर बन रहा होगा. हम उसकी चर्चा नहीं करने वाले हैं. बहरहाल हम ये सब केवल ये दिखाना चाहते हैं कि ये इस पर जो चार्ज पे फोर्स लगा रहा होगा वो उस डायरेक्शन में लगा रहा होगा. यानी क्यों ना मैं ये सारी चीज़ें मिटा के फिर से दो चार्ज बनाता हूँ और केवल फोर्स दिखाता हूँ. यानी कि ये Q1 है और ये Q2 चार्ज है और ये Q1 इस Q2 चार्ज पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है. ऐसा मैं क्यों कह पा रहा हूँ कि दोनों को मैंने पॉजिटिव एज्यूम कर लिया है. सपोज लाइक चार्जेस है, Q1 Q2 पर उस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है. कैसे लगा पा रहा है? क्योंकि Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड में Q2 रखा हुआ है और Q2 की इलेक्ट्रिक फील्ड में Q1 रखा हुआ है. यानी यही म्यूचुअल फोर्स Q1 पे भी लगेगी इस डायरेक्शन में. ठीक है, अगर इस पे फोर्स की बात करें तो इस पे फोर्स लगेगी Q2 E1. यानी कि इस पॉइंट पर जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है दैट इनटू Q2 ये होगा जो इस पर फोर्स लगेगी, और ये जो इस पर फोर्स लगाएगा वो होगा Q1 इंटू E2, है ना. बहरहाल मैं कहना क्या चाहता हूँ, जैसे ही सिस्टम को जो कि ऐसे रखा हुआ है आपने इनको आज़ाद कर दिया, यू हैव लेट देम फ्री. थोड़ी ही देर में आप देखेंगे, अगर आपने इनको अलाउ किया कि ये मूव कर सके, थोड़ी ही देर में ये चार्ज मूव करके काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेंगे. ऐसा होगा, बहुत ही ऑब्वियस है, कोई भी समझ के बता सकता है. ये चार्जेस अभी मैंने इनको स्टैटिक रखा हुआ है, एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं. फोर्स लगा रहे हैं इसका मतलब अगर इनको छोड़ा जाए तो ये दूसरे को रिपेल करके दूर पहुंचाने लगेंगे. और इसका मतलब ये है कि थोड़ी देर में
इनका मूवमेंट काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि जैसे ये मूव करेंगे इनके पास कोई स्पीड आ जाएगी, स्पीड आ गई तो इनके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई 12 mv²। ठीक है, इसके पास भी आ गई, इसके पास भी आ गई। आप सोचिए जो चार्ज सिस्टम ऐसे रखा हुआ था, हमने उन्हें फ्री किया, उनके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई। दोस्तों, काइनेटिक एनर्जी का प्रिंसिपल अगर हम लोग देखें तो जैसा कि हम लोगों ने वर्क एनर्जी प्रिंसिपल में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा है, यानी एक एनर्जी को क्रिएट नहीं किया जा सकता। एनर्जी जस्ट कांट बी क्रिएटेड। दुनिया की कोई भी एनर्जी क्रिएट नहीं की जाती है, वो केवल कन्वर्ट की जा सकती है। और इस कन्वर्ट करने में बहुत सा हिस्सा एनर्जी का वेस्ट होता है, वो अलग चीज़ हो गई, वो एफिशिएंसी की बात हो गई। लेकिन ये बात संभव है हमेशा कि कभी भी एनर्जी अगर आपको दिख रही है तो वो कहीं से कन्वर्ट होके ही आ रही है। ठीक है, आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है तो कहीं डैम से पानी की बहती हुई मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के जनरेटर में कन्वर्ट किया गया, वो लाइंस ट्रांसमिशन के थ्रू आपके घर पे आती हैं, घर में आप उसको फिर से मैकेनिकल में कन्वर्ट करते हैं। यानी ये खेल लगातार चल रहा है, वहाँ से कन्वर्ट करके ये बनाया, यहाँ से कन्वर्ट करके केमिकल से इलेक्ट्रिकल बनाया, इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल बनाया। तो ये एनर्जी का प्रिंसिपल है कि एनर्जी ट्रांसफॉर्म की जाती है। ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान एनर्जी के जो प्रक्रिया होती है उसे वर्क कहते हैं। व्हाट इज़ वर्क? एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करने में प्रक्रिया जो होती है उसे वर्क कहा जा सकता है। अब आप पहले ध्यान से सुनिए। तो मैंने ये कहा कि इसके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई, इसके पास भी आ गई, तो कहाँ से सिस्टम में एकदम से ये एनर्जी कहाँ से आ गई? सिस्टम तो एकदम स्टैटिक दिख रहा था। इसका मतलब है कि इस सिस्टम में पहले से ही एनर्जी आपने क्रिएट नहीं की है, ना ही इन्होंने क्रिएट की ही नहीं जा सकती है अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसका मतलब ये है कि इस सिस्टम में पहले से ही कोई एनर्जी थी जो काइनेटिक के रूप में अब बदलती हुई दिख रही है। It got clear that this system was having some kind of energy stored in it, which is now appearing as kinetic. यही stored energy जो इस सिस्टम में पहले से थी, इस सिस्टम के अंदर क्षमता थी कि ये इस एनर्जी को जब चाहे इस्तेमाल कर सकता था, और इसी स्टोर्ड एनर्जी को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। पोटेंशियल मीन्स यू आर हैविंग दैट कैपेबिलिटी इनसाइड, यू आर हैविंग दैट कैपेसिटी इनसाइड, and whenever you want to just transform it, you would be able to. As soon as you just let them free, they have gained the kinetic energy which has came from the stored potential energy which they were already having. Now we are going to discuss it about that, how that stored energy has came into it. We are going to discuss it later on. But first of all, it is clear, it is very clear that this system was having an energy which has got transformed into kinetic. इस स्टोर्ड एनर्जी की बात अब करने जा रहे हैं कि ये एनर्जी आखिर कहाँ से इस सिस्टम में आई। तो यार, इस सिस्टम को असेंबल करने में, इस सिस्टम को, ये 2 चार्ज का सिस्टम है, 2 चार्ज की बजाय 3 चार्ज ले लेते हैं, 4 ले लो, 5 ले लो, 10 ले लो। इस सिस्टम को अरेंज करने में, अरेंज का मतलब क्या है, अभी इसको बहुत अच्छे समझना है, अभी मैं इसको अच्छे समझाऊंगा। लेकिन पहले मैं ज़रा आपको ये क्लियर कर दूँ कि इस सिस्टम के जो अंदर एनर्जी आई है वो किस प्रकार के वर्क से आई होगी। फिर मैं इस सिस्टम से बताऊंगा कि तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि एनर्जी इसके अंदर कैसे आई। देखिए, मैंने कहा कि अगर इसके अंदर एनर्जी आई है तो ज़रूर कहीं कोई वर्क हुआ होगा, उस वर्क के ज़रिए ये सिस्टम ने एनर्जी को स्टोर कर लिया होगा। अब वर्क यार कैसे कैसे हो सकते हैं? व्हाट आर द वेज बाय विच द वर्क can take place? There are 2 ways by which a work can be done. Work या तो वेस्ट हो जाता है या यूज हो जाता है, स्टोर हो जाता है। ये डिपेंड करता है कि वर्क आप किस फोर्स के अगेंस्ट कर रहे हैं। What is the force against which your work is been done? If you are doing the work against the conservative forces, electrical force, gravitational force, spring force, ये सब कंजर्वेटिव फोर्स लगाती हैं अपनी बॉडीज़ पे। यानी इनके अगेंस्ट, कभी भी इन फोर्सेस के अगेंस्ट अगर आपने वर्क किया तो वो वर्क बॉडी के अंदर स्टोर्ड हो जाएगा, और वही स्टोर्ड वर्क आपका पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। अगर ग्रेविटी के अगेंस्ट स्टोर हुआ हो तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, अगर स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट हुआ हो तो स्प्रिंग इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और अगर इलेक्ट्रिकल फोर्स के अगेंस्ट वर्क हुआ हो तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, विच आर गोइंग टू डिस्कस ओवर हियर। ओके, लेट मेक इट मोर क्लियर। लाइक सपोज, ये जो चीज़ बताने जा रहा हूँ ये आपने पहले भी देखी होगी। ज़मीन पे रखी हुई बॉल है, ये दीवार है,
इस दीवार इस h हाइट को चढ़ाकर आप इस बॉल को यहाँ रख देते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान हो क्या रहा है ज़रा गौर से देखें आप। इस प्रक्रिया के दौरान आप इस बॉल को, ये बॉल जो अर्थ पे रखी हुई थी, अर्थ की ग्रेविटी इसे नीचे खींच रही थी, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट आप इसके मोशन को कर रहे हैं। यू आर डूइंग द वर्क अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो वर्क किसके अगेंस्ट हो रहा है? ग्रेविटी के अगेंस्ट। तो ये जब ऊपर रख देते हैं आप यहाँ पे, तो इसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी आती है जो कि हम लोग mgh कहते हैं, है ना। कैसा वर्क हुआ है भाई? mg यानी कि फोर्स, h यानी कि डिस्टेंस, फोर्स इनटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो होता है आपका वर्क कहलाता है। तो सवाल ये है कि कैसे पता कि इसके अंदर एनर्जी आ गई है। आप इसको हल्का सा डिस्प्लेस कीजिए, ये अपने से नीचे आ जाएगा, तुम्हें लाने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर एक कैपेसिटी आ गई है, कैपेबिलिटी आ गई है कि ये खुद से अब वर्क कर सकता है। इज इट क्लियर? तुम स्प्रिंग ले लो, ये लो, स्प्रिंग लिया आपने। अब आप स्प्रिंग की फोर्स मान लेते हैं, जब आप दबाते हैं इसको तो बाहर की ओर लगती है, जब आप खींचते हैं तो अंदर की ओर लगती है। कैसे भी करो, चाहे कंप्रेस करो चाहे एक्सटेंड करो, हमेशा फोर्स अगेंस्ट लगेगी। मान लो तुम इसे दबा रहे हो, तो जब तुम दबा रहे हो और तुमने इस ब्लॉक को इस पोजीशन पे ले आए, तो इस पोजीशन पे आ गया, तो आपने पाया कि स्प्रिंग की फोर्स जो बाहर की ओर लग रही थी, आपने उसके अगेंस्ट मूवमेंट करके वर्क कर दिया। अब इसके अंदर कैसे एनर्जी आ गई है? आप छोड़िए, देखिए अपने आप ही बाहर चला जाएगा। यानी आपका वर्क इसके अंदर स्टोर हो गया, तभी तो ये ब्लॉक को काइनेटिक एनर्जी दे पा रहा है, जो वर्क स्टोर है। अगर बॉडी अपने आप से वर्क कर रही है तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर पहले से ही कोई वर्क स्टोर है या उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है। तो इन सब जगहों पे इसी प्रकार से यहाँ पे हुआ। ये सिस्टम ऐसा नहीं रहा होगा पहले ये चार्जेस बहुत दूर रहे होंगे, क्योंकि इनकी नेचुरल क्षमता ये है कि एक दूसरे को रिपेल करें। बहुत दूर से, कहीं से दूर मतलब उस दूरी तक आपको चर्चा करनी है जहाँ पर इन पर एक दूसरे की फोर्स ना लगे। जनरली उस रेफरेंस पॉइंट को हम लोग इन्फिनिटी कहते हैं। यानी इन्फिनिटी वो एक ऐसी पोजीशन है जहाँ पर दोनों एक दूसरे पर फोर्स नहीं लगा पा रहे हैं। अब उस पोजीशन से इनको, ये जो इनके बीच में डिस्टेंस थी, इस डिस्टेंस तक लाने में जो वर्क आपने किया, वही वर्क इस सिस्टम के अंदर स्टोर हो गया होगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। अभी हम लोग निकालेंगे भी मैथमेटिकली कि वो कितना होगा। अब इसको करने के दो तरीके हो सकते थे। दोनों चार्ज को आप पास लेके आते, या एक को फिक्स रखते दूसरे को पास लेके आते, या इसको फिक्स रखते इसको पास लेके आते। चाहे कुछ भी कर लो यार, इनके बीच की रिलेटिव डिस्टेंस मैटर करेगी। तुम उनको कितनी दूर से लेके आ रहे हो, किसको लेके आ रहे हो, दोनों को ला रहे हो, एक को ला रहे हो, मैटर नहीं करेगा। मैटर करेगा टोटल वर्क हमेशा उतना ही आएगा। आप देख लीजिएगा, चाहे दोनों ने मूव किया डिस्टेंस तो जो वर्क आया, इसका वर्क का सम जो आएगा, या इसको चुपचाप रखो इसको लेके आओ इन्फिनिटी से, जो वर्क हुआ वही वर्क होगा जो पुराने वाले का सम होगा जब दोनों मूव कर रहे थे। या इसको चुपचाप रखो इसको लेके आओ, किसी भी केस में वर्क उन दोनों के बीच की रिलेटिव डिस्टेंस पे मैटर करता है कि कितने पास आ गए हैं वो। अब कौन आया है कि दोनों आए हैं ये मैटर नहीं करता हमेशा। ये जो वर्क इस सिस्टम के अंदर स्टोर हो गया, ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी हो गई। देखो, वर्क हम बॉडी पे अगर करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि हर बार हमारा वर्क बॉडी में स्टोर ही हो जाए। बहुत सी ऐसी फोर्सेस हैं, जैसे फ्रिक्शन हो गया, ड्रैग्स हो गए, हर प्रकार के ड्रैग, रुकावट, ये हमारे वर्क को स्टोर नहीं करते हैं, ये हमारे वर्क को वेस्ट कर देते हैं। इस केस में भी बॉडी के अंदर सिस्टम में आ गई थी एनर्जी, तभी बॉडी अपने से मूव कर पाई। इसमें भी आ गई थी, दबाया तो अपने से मूव कर पाया, खींचा होता, छोड़ा होता तो भी मूव कर पाता। यानी ये वर्क बॉडी के अंदर स्टोर हो गया था, तभी उसके बाद अपने से वो वर्क कर पा रहा है। बॉडी के अंदर वर्क स्टोर हुआ है इन द फॉर्म पोटेंशियल एनर्जी, तभी वो वर्क कर पा रहा है। इस केस में बात समझ में आ रही है। लेकिन हर केस में नहीं होगा। एक एग्जांपल लीजिए, मान लेते हैं ये बॉल है और ये ज़मीन है, रफ ज़मीन है, आप इस पर फोर्स लगाते हैं तो ये अगर इसको मूव करते हुए जाती है, मान लेते हैं बॉल की बजाय ब्लॉक कर लो, ज़्यादा आसान रहेगा समझना। ये ब्लॉक है, तो अगर आप मोशन करते हुए ले जा रहे हैं तो इस पर म्यू के आर के बराबर म्यू के कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन हो गया, चूँकि बॉडी मूव हो रही है, और रिएक्शन यहाँ पर जो भी लग रहा हो, यहाँ पर चूँकि वेट होगा बॉडी का तो उसके हिसाब से रिएक्शन होगा। हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स नहीं पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे। मुद्दे की बात ये है कि यहाँ पर ब्लॉक को सरका के तुमने यहाँ रख दिया यार,
यहाँ भी वर्क हुआ, तुम फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क कर रहे हो, लेकिन ये ब्लॉक जो यहाँ पहुँच गया ना, इसके अंदर अब कोई एनर्जी नहीं है। ये मत सोचो कि ये वर्क जो तुमने किया इसमें स्टोर हो गया। तुम छोड़ दो ब्लॉक, पड़ा रहेगा सालों वहीं पे, वहीं सालों पड़ा रहेगा, वो मूव ही नहीं करेगा, क्योंकि उसके अंदर कोई एनर्जी आई ही नहीं है। वो एनर्जी कैसे आएगी यार? तुम्हारा जो वर्क है वो तो वेस्ट हो गया है। तो फ्रिक्शन, एयर ड्रैग, ये सब जो फोर्सेस होती हैं इनको नॉन कंजर्वेटिव कहा जाता है। दीज आर कॉल्ड एज नॉन कंजर्वेटिव। सो वेन एवर वर्क इज डन अगेंस्ट द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वो वर्क बॉडी में स्टोर नहीं होता। हमेशा याद रखो, जो भी वर्क पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड है वो हमेशा कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट किया गया होगा। ऑलवेज ये दिमाग में रखिए। कौन सा वर्क होगा? कंजर्वेटिव। अब कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव की डिटेल आप पढ़िएगा, क्लियर हो जाएगा कि कंजर्वेटिव फोर्सेस जो होती हैं वो पार्ट डिपेंडेंट नहीं होती, नॉन कंजर्वेटिव पार्ट डिपेंडेंट होती है। अरे ग्रेविटी, यहाँ से तुमको यहाँ लाना है बॉल, तो पता चला ये बॉल को तुम इधर ले गए, फिर इधर ले आए, फिर यहाँ ले आए, फ़र्क नहीं पड़ता। कितनी डिस्टेंस ले गए, कितना डिस्प्लेस किया, वो मैटर करेगा। पार्ट डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन ये पार्ट डिपेंडेंट है। तुम जितना बड़ा रास्ता लोगे, क्योंकि रास्ते से ही तो लग रही है यार, वो जितना रास्ता चलाओगे उसको उतना उस पर लगती जाएगी। तो ये नॉन कंजर्वेटिव है, पार्ट डिपेंडेंट होती है। अगेन कमिंग बैक टू इलेक्ट्रिकल पार्ट, क्योंकि हमें ज़्यादा इसके अंदर घुसना नहीं है। जब वर्क एनर्जी चैप्टर आप पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो बस मुद्दे की बात ये है कि जब भी बॉडी के अंदर अगर पोटेंशियल एनर्जी है तो इसका मतलब है कि वो किसी वर्क के द्वारा आई होगी, और वो वर्क हमेशा कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट किया गया होगा। कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट जब भी आप वर्क करेंगे वो बॉडी के अंदर स्टोर हो जाएगा, और उसी को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अब जैसी फोर्स होगी उसके नाम पे उसका नामकरण हो जाएगा। ग्रेविटी के अगेंस्ट किया है तो ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट किया है तो इलेक्ट्रिकल, स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट किया है तो स्प्रिंग इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अगेन अब मैं इसको मिटाता हूँ और अब हम ये देखेंगे कि ये वर्क हम कर कितना रहे हैं, यानी कि जो वर्क हम कर रहे हैं वही बॉडी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी आएगी, वो कितनी होगी वही हम निकालने जा रहे हैं। हम पहले इसको रब कर देते हैं जल्दी से। अब ये वर्क कितना है हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कितना हम लोग वर्क निकाल पाते हैं। देखिए ऐसा है, अब हम ये समझ चुके हैं कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी Q1 और Q2 इस सिस्टम के बीच में जो दो चार्जेस का है वो होगी कि इसको इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में, इस सिस्टम को अरेंज करने में, इन्फिनिटी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं। ये कब तक लगाएंगे? जब तक इन दोनों की फोर्स एक दूसरे पर, इन दोनों एक दूसरे की इलेक्ट्रिक फील्ड में होंगे। ये जब दूर होते जाएंगे तो इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाने पर वीक होती चली जाती है। तो एक समय ऐसा भी तो आएगा कि नहीं यार, कि जहां पर ये फोर्स नहीं लगा पाएंगे एक दूसरे पे, यहाँ चुपचाप खड़े हो गए आके, अब ये दोनों से इंटरेक्ट, एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं कर रहे। एट दिस वेरी स्टेज वी कॉल दिस पोजिशन एज इन्फिनिटी। अभी यहाँ पर निकालने के लिए मैं ये कर रहा हूँ कि Q1 को मैं फिक्स कर दे रहा हूँ और मैं Q2 को यहाँ से लेके इन्फिनिटी तक मैं इसको छोड़ दूंगा। मैं ये छोड़ देता हूँ Q2 को। Q1 की फोर्स जब इस पे लगेगी Q2 E1, तो ये मूव करता जाएगा, मूव करता जाएगा, और मूव करते हुए ये एक ऐसी पोजीशन पे आ जाएगा जहां पर ये इसकी फोर्स की लिमिट से बाहर हो जाएगा, यानी इसकी फोर्स अब उस पर नहीं लगेगी। मान लेते हैं इस पोजीशन को हम लोग इन्फिनिटी कह देते हैं, जहां पर इस पर फोर्स नहीं लग रही है। तो ये पोजीशन एक तुम्हारी हो गई इन्फिनिटी, ठीक है। और अभी जहां पे है मान लेते हैं ये R पोजीशन पे है, तो R से हमने इसको छोड़ा, ये इन्फिनिटी तक चला गया इसकी फोर्स की वजह से। हम देखते हैं इसने कितना वर्क किया। देखो बड़ा सिंपल है, इस बॉडी पर जो फोर्स लगेगी, मान लेते हैं, हम मानते हैं कि इसकी फोर्स के द्वारा ये एक बहुत छोटा सा डिस्टेंस हम लोग मूव करता है, इसको हम लोग dr डिस्टेंस मान लेते हैं। ओके, dr डिस्टेंस मूव करने पर इसमें कितना वर्क हुआ, पहले हम लोग इसको निकालते हैं। तो हमें एक छोटा सा वर्क निकालना है, dw स्मॉल वर्क है, और जो कि हमारा फॉर्मूला जो बनता है वो हम लोग लगा देते हैं, F.dr, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। तो इस पर जो फोर्स लग रही है, अब आप देखिए इस पर जो फोर्स लग रही है वो भी इसी डायरेक्शन में लग रही है, ये इस पर जो फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में लगा रहा है, और वो फोर्स किसके बराबर है? Q2 E1 के बराबर। अभी रुक जाओ, तो इस फोर्स की वजह से मान लेते हैं एक dr डिस्प्लेसमेंट होता है इस बॉडी में, इस चार्ज में। तो F.dr को डॉट प्रोडक्ट आप ले लीजिए, तो आप लिखेंगे F.dr cos इन दोनों के बीच का एंगल। तो देखिए जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो भी उसी डायरेक्शन में है, और जो फोर्स लग रही है वो भी उस डायरेक्शन में है।
तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो डायरेक्शन है वो सेम है, पैरेलल है, तो यानी 0 डिग्री एंगल बन रहा है दोनों वेक्टर के बीच में, तो cos 0 लिख लो। cos 0 1 होता है, तो इसको हटा दो, ये 1 हो गई वैल्यू। ये बात समझ में आ गई। FDR आ गया, छोटा सा वर्क DW। अगर इस प्रकार से इन्फिनिटी तक जाने में टोटल वर्क देखना है, ये तो dr डिस्प्लेसमेंट में वर्क हुआ, इस चार्ज की वजह से Q2 ने dr डिस्प्लेसमेंट जो हुआ, तो इसकी फील्ड की वजह से जो वर्क इसमें आया वो F डॉट dr यानी FDR आ गया। अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं कहां से कहां तक, ये इस पोजीशन पे है और फिर ये इस पोजीशन पे पहुंच गया, यानी पहले R पे था और फिर इन्फिनिटी पे पहुंच गया। तो R से लेके इन्फिनिटी तक मुझे देखना होगा कि टोटल वर्क कितना हुआ है, वो मुझे इंटीग्रेशन से मिलेगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, जो आपके पास फोर्स की वैल्यू है, फोर्स की वैल्यू जो लग रही है उस पर लिख दीजिए, वो होगी Q2 और E1, क्योंकि ये चार्ज पर जो फोर्स लग रही है वो QE के बराबर लगेगी, Q इसका चार्ज हो गया, और इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है वो इसकी लग रही है, जो कि E1 होगी। और जो थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट है वो तो लिख ही दिया, Q2 को अपनी जगह रहने दो, E1 को खोल दो। अब इस पॉइंट पर इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो कोलम्बियन लॉ से सीखी थी आपने, वो लगा दीजिए। कितनी होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 ओवर ये डिस्टेंस जो है उसका स्क्वायर R², और dr तो अपनी जगह है ही। ठीक है, अब एक काम करिए, लेट मी सी कि ये कैमरे पे आ रहा है कि नहीं। हाँ ठीक है, ओके। तो Q2 इतनी, ये इस चीज को आप लिख लीजिए, आप ऐसे लिख लीजिए, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/R² dr। ओके, और इसी को पूरा आपको इंटीग्रेट करना है, कहां से कहां तक करना है आपको, R से लेकर इन्फिनिटी तक करना है। ठीक है, लेट मी सी। हाँ ठीक है, अब मुझे इधर करना पड़ेगा वहां से, अब आप वहां से इधर आ जाइए। ठीक है, मैं यही चीज मिटा दे रहा हूँ, जो छोटा सा वर्क आपने करना था, यही वर्क जब इंटीग्रेट कर दिया होगा आपने, तो ये वर्क W आ गया होगा। अब कितना है ये देखिए, मैं इस चीज को यहाँ मिटा के मैं यहाँ कर देता हूँ इसको, नीचे से आप सीधे ऊपर आइए और यहाँ पे देखिए मैं क्या दिखा रहा हूँ, ए यहाँ पे मैं इसको बाकी कर देता हूँ। तो जो हमारा W वर्क आया, क्योंकि DW को आपने इंटीग्रेट किया होगा, मैं फिर से लिख देता हूँ, DW आपने इंटीग्रेट किया, 0 से W वर्क हो जाएगा, है ना। और उधर जो आपका आ गया है R से इन्फिनिटी Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/R² dr। ठीक है, ये इंटीग्रेट आके होके W हो गया होगा, 0 से W आप लिख दीजिए, और Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये पूरा पार्ट तो कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लो, R से इन्फिनिटी 1/R² dr। अब 1/R² क्या है भाई, इसका इंटीग्रेशन तो आपको आता ही होगा, मैं थोड़ा समझा देता हूँ। R² जब ऊपर जाएगा तो R की पावर -2 हो जाएगा, तो R की पावर जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, x की पावर n+1/n+1, ये इंटीग्रेशन आता है ना x की पावर n dx का, तो वही करना है मुझे। तो R की पावर -2+1/-2+1 ये आ जाएगा। यानी अब ये स्टेप के बाद डायरेक्टली अगला स्टेप जो होगा वो आप यहाँ पे लिख लीजिए, ये होगा Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा R की पावर -1/-1 आ जाएगा। R से इन्फिनिटी तक लिमिट्स रखनी है आपको। ठीक है, कैसे आ गया ये क्लियर है ना। द इंटीग्रेशन ऑफ की पावर n dx x की पावर n+1/n+1। आई एम श्योर दिस you would be knowing about it, especially the mathematics students. Oh God. अब देखिए इसमें आप ये वैल्यूज R की पावर -1 है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, माइनस आप ऐसे लगा दीजिए, और ये 1/R हो गया है ना। चाहो तो माइनस बाहर ले लो, अगर माइनस, स्टेप याद रखो ये तुम्हें अलग अलग करना है, मेरे पास जगह कमी है इसलिए मैं एक ही में कर दे रहा हूँ। अब ये माइनस तुम बाहर ले लेते हो तो ये माइनस हटा दो, ये माइनस बाहर लग जाएगा, ऐसे इक्वल टू करके लिख लो। कैसे कैसे आया आपको स्टेप बाय स्टेप करना है, पहले 1/R आया माइनस में, माइनस बाहर ले लिया तुमने और ये इतना हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप कितना होगा, नेक्स्ट स्टेप ये होगा, ये स्टेप आपने कर लिया। अब इसके बाद जो स्टेप आप लिखेंगे वो मैं इसी में टार्क कर दे रहा हूँ, ये वैल्यू बस पुटअप करनी होती है। ठीक है, तो इसको आप पुटअप कर दीजिए, तो ये वैल्यू एक बार आप इन्फिनिटी रख देंगे, -1/R,
क्लियर हुआ ये चीज़? जो लिमिट होती है वो जो यहाँ पे वेरिएबल आता है उसमें रखनी होती है बस। एक बार ये रखी ऊपर की लिमिट, एक बार नीचे की लिमिट, पहले इन्फिनिटी रखी। अब 1/इन्फिनिटी तो 0 होता है, ऐसा एज्यूम करते हैं हम लोग, और 1/r ऐसे ही रह जाएगा, तो ये आ जाएगा -Q1 Q2/4πε0, और अंदर आ जाएगा केवल, ये तो 0 हो गया तो इसको हटा के 0 लिख सकते हैं ये, और ये 0 -1/r -1/r आ जाएगा, इसको हटा के केवल -1/r लिख सकते हैं। अब ये माइनस और ये माइनस पॉजिटिव हो गया तो ये दोनों माइनस हटा दो और ये 1/r बचेगा। ये स्टेप बाय स्टेप आप करेंगे। ड्यू टू द लैक ऑफ स्पेस आई एम डूइंग इट like this, but you don't have to do it in the same manner. Is it clear? Okay. So now अब इस पूरी चीज को कैसे लिख सकते हैं हम लोग? हम इसे लिख सकते हैं, अब मैं ये सब मिटा दे रहा हूँ, इसकी कोई अब जरूरत नहीं है ना, ये सब मैं मिटा दे रहा हूँ। तो इसे आप लिख सकते हैं 1/4πε0 Q1 Q2/r। ये आपके पास रिजल्टेंट चीज आ गई, ठीक है। तो ये वर्क आया जो यहां पर Q1 चार्ज ने Q2 चार्ज को इन्फिनिटी तक भेजने में किया। क्यों इन्फिनिटी तक भेजा? क्योंकि इन्फिनिटी पर इसकी फोर्स Q2 पर लगनी बंद हो गई, तो वहां तक भाई जहां तक लगाएगा वहां तक भेज पाएगा, जहां लगनी बंद हो जाएगी उसके आगे कैसे जाएगा? ये तो आप समझते ही हैं, आई होप। तो ठीक है, इस दौरान जो वर्क हुआ वो इतना होगा। तो यार ये तो वर्क सिस्टम ने किया, इतना ही वर्क जब तुम करोगे उसको इन्फिनिटी से इस पोजीशन तक लाने में, तब वो वर्क, अभी ये सिस्टम कर रहा है तो ये इसकी एनर्जी वेस्ट हो रही, जो इसके अंदर स्टोर थी इसने खर्च कर दी उसे। जब तुम लेके आओगे यही चीज इन्फिनिटी से, जितना वर्क इसको वहां तक जाने में लगा उतना ही वर्क तुम इसको वहां तक लाने में लगाते हो, तो इतने ही के बराबर वर्क जो आपका आया है वो इस बॉडी में स्टोर हो जाएगा। क्या कहना चाह रहा हूं उस बात को मैं एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट से समझाता हूं, यानी मैं इसे मिटा दूं। मैं ये कह रहा हूं कि आप वर्क एनर्जी थ्योरम जानते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है W = ΔK, कहती है ना, यानी हम बॉडी पर जो भी वर्क करते हैं उससे काइनेटिक एनर्जी में चेंज आता है। बहुत वैलिड लॉ है, हर जगह लगती है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है इसमें। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि इन्फिनिटी तक जो, अब मान लो ये इन्फिनिटी पे रखा हुआ था, इन्फिनिटी पे ही था ये Q2, इसको तुमको यहां तक लेके आना है r डिस्टेंस, मतलब ये अभी जो डिस्टेंस इन्फिनिटी है इनके बीच की, अब ये r हो जाए। इस दौरान जो वर्क करना है, जितना वर्क इसने किया हम जरा देखना चाहते हैं कितना वर्क। अब देखिए बहुत ही सिंपल सा स्टेटमेंट है यार, आई होप ये बात समझ में आई होगी आपको। आप इन्फिनिटी से यहां तक वर्क करते हुए लाते हैं, आपको ये जरूर याद रखना है कि इस दौरान जब आप इन्फिनिटी से यहां तक इसको लेके आ रहे हैं तो आपको एक कांस्टेंट स्पीड से इसको लाना होगा। आपको इसमें काइनेटिक एनर्जी जो भी यहाँ पे थी इसको इतना धीमे लाना होगा, एकदम जीरो बैठा हुआ था, जीरो स्पीड पे, तो जीरो स्पीड से ही उसको एकदम लेते हुए आइए। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ अभी समझ में आएगा। मान लो जो तुम वहां से यहाँ तक लेके आए, इन्फिनिटी से लेकर यहाँ तक लाके रखे, तो तुमने जो वर्क किया उसको लिख लो, तुम्हारा वर्क एक्सटर्नल लिख लो, या जो भी तुमने वर्क किया। सिस्टम का जो भी वर्क हुआ है उसको आप वर्क सिस्टम लिख लीजिए, ये टोटल वर्क आ गया, ठीक है। और ये बराबर होगा काइनेटिक एनर्जी के। लेकिन मैं कह रहा हूँ ना काइनेटिक एनर्जी तो उसमें होनी नहीं चाहिए, यानी काइनेटिक एनर्जी जीरो है। काइनेटिक एनर्जी जीरो है तो इसका मतलब आपने जो वर्क किया होगा वो होगा माइनस टाइम्स वर्क सिस्टम, और वर्क सिस्टम कितना है, इतना। सिस्टम वहां तक ले जाने में कितना वर्क करता है आपको पता है, तो जितना वर्क सिस्टम ने किया है उसका नेगेटिव आपने वर्क किया हो, यानी वहां से लेके आप यहां तक लाएंगे तो इस वर्क का नेगेटिव वर्क आप करेंगे और ये बॉडी में स्टोर हो जाएगा। इतना वर्क इस सिस्टम ने किया है उतना ही वर्क तुम्हें करना पड़ेगा वहां से यहां तक लाने में इसको, तभी ये सिस्टम में एनर्जी आएगी, इसकी एनर्जी बढ़ेगी। आई होप ये बात समझ में आई आपको, ये बात क्लियर हुई, ठीक है। अब मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ और
इस प्रकार से 2 4 3 7 सिस्टम को अगर हम लोग देखें, कई प्रकार से देखें तो क्लियर हो जाएगा। मान लेते हैं मेरे पास 2 चार्ज सिस्टम है, मेरे पास 3 चार्ज सिस्टम है और इसी प्रकार से मेरे पास 4 चार्ज सिस्टम है। तो क्या होगा भाई, इनका केसेस ज़रा मैं समझा देता हूँ आपको। इस 2 चार्ज को आपस में अरेंज करने में जो वर्क आपने किया होगा वो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होगी, जो कि डायरेक्टली फॉर्मूला है आपके पास। केवल 2 ही चार्ज है, एक चार्ज 1 है, एक चार्ज 2 है। तो 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R, ये आ गया इसका वर्क। यहाँ 3 चार्ज सिस्टम है, एक चार्ज 1 है, एक चार्ज 2 है, एक चार्ज 3 है। कुछ भी मान लो, मान लें इनके बीच के डिस्टेंस R1 है, इसके बीच के डिस्टेंस R3 है, इसके बीच के डिस्टेंस R2 है। तो इनके बीच यही फॉर्मूला, इनके बीच यही फॉर्मूला, इनके बीच। कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, सीधी सी बात है। 1 का 2 के साथ करो और 1 का 3 के साथ करो, ठीक है। यानी कि वर्क ऑफ 1 2 प्लस वर्क ऑफ 1 3, 1 हो गया। अब 2 पे जाओ, 2 का 3 के साथ करो तो वर्क ऑफ 2 3 हो गया, ठीक। अब 3 का 1 के साथ ऑलरेडी हो चुका है, 3 का 2 के साथ हो चुका है, दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं। तो 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ हो गया। फिर 2 पे गया, 2 का 3 के साथ नया चीज़ आया, और 2 का 1 तो पहले ही हो चुका है 2 से, और 3 का दोनों के साथ 3 2 और 3 1 पहले हो चुका है, उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। यानी इसे लिखने की बात हो तो केवल 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R1, 2 और 3 के बीच हो तो 1/4πε0 Q2 Q3 अपॉन R2। इसी प्रकार से 1/4πε0 Q1 Q3 अपॉन R3। मान लो 4 चार्ज सिस्टम है, 1 2 3 4। तो क्या करोगे भाई, मान लेते हैं कोई स्क्वायर बना रहे हैं, मान लेते हैं, सपोज करो, तो कोई बात नहीं है। 1 का 2 के साथ यही फॉर्मूला लगाओ, बीच की डिस्टेंस ये वाली होगी, मान लेते हैं ये A है, ठीक। फिर 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ लगाओ, 1 का 3 के साथ लगाओ, हो गया। 1 की सारी पॉसिबिलिटी ख़त्म हो गई। यानी मुझे लिखना होगा तो मैं लिखूँगा 1 का 2 के साथ, 1 का 4 के साथ और 1 का 3 के साथ। 1 का 2 के साथ A ही डिस्टेंस रहेगी, 1 का 3 के साथ भी A ही डिस्टेंस रहेगी, लेकिन 1 का 4 के साथ जो डिस्टेंस हो जाएगी, ये वाली डिस्टेंस, ये A√2 होती है, इसलिए यहाँ पे डिस्टेंस A√2 लिख देना, ठीक है। आप निकाल के देखिए, अभी यही सारी चीज़ें, यही सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी जो आई है, हम लोग वर्क जब पोटेंशियल पढ़ेंगे तो वर्क करके भी वहाँ से निकालेंगे। हम लोग स्पेशली वर्क करेंगे और निकालेंगे। अभी ये जो वर्क मैं दिखा रहा हूँ, एक्चुअली इस चीज़ को, ये जो वर्क है, इसी चीज़ को आप पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं। ये आप पोटेंशियल एनर्जी के रूप में भी लिख सकते हैं। इसको आप यू लिख दीजिए, इसको, बात वही है। तो यहाँ वर्क जो है ये एक्चुअली यू ही, आप इसको U12 U13 U23 यू इस तरीके से आप लिखते जाते हैं। और आप क्या कर सकते हैं, और देखिए, फिर 2 पे जाइए तो 2 का 4 के साथ नया आएगा, लिख लो भाई। फिर 2 का 3 के साथ लिख लो, 2 का 3 के साथ भी लिख लो, ये भी नया आया। अब 2 का 1 के साथ तो ऑलरेडी हो चुका है, तो उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। 3, अब 4 पे जाओ, ठीक है। तो 4 का 2 के साथ हो चुका है, 2 4 4 2 एक ही चीज़ है। 4 का 3 के साथ ये नया आया, ठीक है। 4 का 1 के साथ भी हो चुका है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। अब और पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि 3 पे जाओगे तो 3 का, अब ये हो गया 4 का 3 के साथ। अब तुम्हारे पास बचा क्या, 3 पे जाओगे तो 3 का 1 के साथ, 3 का 1 के साथ हो चुका है भाई, 1 3 3 1 एक ही है। 3 का 4 के साथ हो चुका है, 3 4 हो चुका है, और इसी प्रकार से अब सब हो चुके हैं, इसमें कुछ बचा नहीं। तो ये टोटल, अब पोटेंशियल एनर्जी लिखने की बात है तो बस वही लिखना, Q1 Q2 अपॉन, जहाँ पे डिस्टेंस दोनों के बीच में A हो A लिखिए, जहाँ डिस्टेंस बीच में ये हो वो लिख लीजिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं कभी भी। मान लो 5 चार्ज सिस्टम हो तो उस तरीके से भी ऐसे ही एक एक करके, एक मैथमेटिकल कॉम्बिनेशन का भी फॉर्मूला है, बट मैं वो कंफ्यूज नहीं करूँगा आपको, है ना। जब पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो फिर, और फिर जब पोटेंशियल सीख लेंगे तो आपके पास निकालने का एक तरीका और भी आ जाएगा, तो उसमें चीज़ें आपकी और बेहतर हो जाएंगी, ठीक है। अभी ये वीडियो मैं यहीं पे ही ख़त्म करूँगा। इसके बाद मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वीडियो बनाऊँगा, उसमें सारी चीज़ें समझाने के बाद फिर हम लोग जो हैं क्वेश्चंस पे आएंगे, और जब क्वेश्चंस आएंगे तभी सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। ओके, नोट डाउन कीजिए।